हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 10 की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल सीन से होती है। हीजू अपने फादर के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे। उसके फादर उससे पूछते हैं, तुम किसे बचाना चाहती हो, खुद को या यान को? हीजू यान को चुनती है, लेकिन उसके फादर उसे यान को डाइवोर्स लेने का सजेशन देते हैं। वो कहते हैं अभी वो उसकी कमज़ोरी बन गई है, वो उससे दूर हो जाएगी तो यान खुद के लिए स्टैंड ले नहीं सकेगा, इसलिए वो हीजू को डाइवोर्स लेने के लिए कहते हैं। अपने फादर की बात सुन के हीजू एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है और वापस पैलेस जाती है। पहले यान को गले लगाती है और फिर यान से डाइवोर्स लेने की बात कहती है, जिससे यान शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है तुम ये क्या कह रही हो। हीजू कहती है मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई है स्ट्रेस की वजह से, स्टॉक प्राइस गिर गई है और पब्लिक इमेज भी ख़राब हो गई है और टैक्स ऑडिट भी होने वाली है। इतनी सारी परेशानियों के कारण ही उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने सक्सेसर बनने के लिए तुमसे शादी की थी, पर अब ऐसा चल रहा है तो मेरे पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। यान कुछ बोलने वाला होता है, पर हीजू उसे पहले कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, गलती हम दोनों की है, पर मैं अब अपने नुकसान को कम करना चाहती हूँ। यान कहता है और इसके लिए तुम डाइवोर्स देना चाहती हो? ऐसे मामलों में सबसे आसान रास्ता यही होता है कि कोई एक सारा इल्ज़ाम अपने पर ले ले, ये हीजू कहती है। वो कहता है क्या मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? क्वीन मदर ने तुमसे कुछ कहा? हीजू चिल्ला के कहती है क्वीन मदर ने मुझसे जो भी कहा हो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हीजू यान से कहती है मैंने पहले ही कहा था, उसे अपनी इज्जत, शाही, मर्यादा ये सब की कोई परवाह नहीं है जिसे खोने का डर हो, क्योंकि उसके पास शुरू से ही ये सब नहीं था। वो कहती है कि तुमने कहा था रॉयल की ताकत लोगों का प्यार होता है, लेकिन अब देखो तुमने तो वो सब कुछ खो दिया है, अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा। हीजू जानबूझकर ये सब बातें कर रही होती है ताकि यान डाइवोर्स के लिए मान जाए। यान ये सबसे पूरी तरह टूट जाता है। वो उसे रोकता है और कहता है नहीं, कम से कम तुम ऐसा मत करो। हीजू यान को याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो उसे कभी रोक कर नहीं रखेगा और उसे जो भी चाहिए वो ले सकती है, पर अब तो मैं सब कुछ खो रही हूँ। हीजू कहती है क्या तब भी तुम मुझे अपने में बांधे रखना चाहते हो? इसमें यान कुछ भी नहीं कहता। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। रात में यान बाहर घूम रहा था। चलते चलते वो अपने भाई के क्वार्टर के पास पहुंच जाता है। यान अंदर आके बहुत रोता है। वो पास्ट के सीन को याद करता है जब वो अपने भाई से कह रहा होता है कि भाभी आपसे बिलीव करती है, आपको उनका साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ उसका भाई हंसता है और कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन मुझे इस बात पे डाउट है। यान अपने भाई से कहता है तुम कायर हो। उसका भाई कहता है जो भी हो, लेकिन तुम मेरी तरह मत बनना, जिसमें यान कहता है मैं कभी ऐसा नहीं बनूंगा। अब प्रेजेंट में यान वहाँ बैठकर महसूस करता है कि उसके भाई ने राजा होने का कितना भारी बोझ उठाया था। अब पहली बार वो अपने भाई के दर्द को समझ पा रहा था। अपने भाई को याद करके पूछता है क्या तब आपने भी ऐसा ही फील किया था जैसा मैं अभी फील कर रहा हूँ? नेक्स्ट मॉर्निंग यान को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी यहाँ हीजू आती है, उससे पूछती है क्या तुम रात भर काम कर रहे थे? यान हाँ में हामी भरता है, जिसमें हीजू कुछ नहीं कहती। यान उससे पूछता है तुम क्या बोलना चाहती हो? हीजू कहती है मैं काउंसलिंग हॉल में जाना चाहती हूँ, क्योंकि डाइवोर्स के लिए उन्हें रॉयल फैमिली, रिलेटिव्स और मिन का अप्रूवल चाहिए। यान कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। बाहर हेजोंग हायोन से बात कर रही होती है। वो डाइवोर्स के बारे में सुन के काफ़ी हैरान होती है। हेजोंग हायोन से पूछती है क्या कल कुछ हुआ था? क्या चेयरमैन ने ऐसा करने को कहा है? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हीजू को अचानक से क्या हुआ है और प्रिंस भी डाइवोर्स के लिए अचानक से मान गए हैं। हाँ, हायोन याद करता है कि हीजू ने उसको बताया था कि वो यान से डाइवोर्स के लिए कहेगी, क्योंकि वो उसकी इज्जत पर सिर्फ एक दाग है या फिर उसकी कमज़ोरी बन चुकी है, और अगर वो नहीं माने तो हायोन को उसका साथ देना होगा और वो इस बारे में किसी को ना बताए। इसलिए वो हेजोंग से कह देते हैं कि चेयरमैन तो बस फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कहती है फिर क्यों, अचानक से क्यों? तभी उसे यान का कॉल आता है और वो कॉल में बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। हायोन परेशान होता है। इधर हेजोंग यान से बात कर रही होती है। यान उसे कुछ बताता है, जिसके बाद हीजू, यान, हायोन और हेजोंग काउंसिल हॉल मीटिंग के लिए पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी उन्हें ग्रीट करते हैं और बैठ जाते हैं। मिस्टर इनप्योंग कहते हैं कि 2 दिन पहले कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रिंस यान से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी रॉयल ड्यूटीज़ बंद कर दे। तभी हीजू उनकी बात बीच में काटते हुए अनाउंस करती है कि वो और यान डाइवोर्स लेने वाले हैं, जो सुन के सभी आपस में बातें करने लगते हैं। हीजू कहती है
मैंने रॉयल स्टेटस पाने के लिए ये शादी की थी। लिटिल किंग के बर्थडे वाली रात जो आग लगी थी उसकी प्राइम सस्पेक्ट भी मैं थी। जहर पी के बेहोश होने का नाटक भी मैंने किया था। इसलिए मुझसे मेरी ये ग्रैंड प्रिंसेस का रैंक छीन लो, क्योंकि एक बार प्राइम मिनिस्टर मिन ने कहा था रॉयल पे कभी इंक्वायरी नहीं बैठ सकती जब तक राजा की परमिशन ना हो। तो हमारे डाइवोर्स को अप्रूव करो, फिर मुझे इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि तब मेरा रॉयल स्टेटस नहीं रहेगा तो इन्वेस्टिगेट करने में आसानी होगी। तब पता चल जाएगा कि उस फायर इंसिडेंट के लिए मैं दोषी थी या नहीं, या मुझे सच में जहर दिया गया था या मैं नाटक कर रही थी। जो भी हो, पर इससे मैं साबित कर दूंगी कि ग्रैंड प्रिंस का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ तेजू और उसकी वाइफ कंपनी जाते हैं, जहाँ तेजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें वो हीजू और ग्रैंड प्रिंस के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को एड्रेस करने वाला था। वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसकी वाइफ उसको मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम ये अच्छे से कर लोगे। फिर वो स्टेज पे जाता है, पहले मीडिया को ग्रीट करता है। स्टेज पे आते ही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या हीजू ने सब प्लान करके ये शादी की, क्या कैसल ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता था, 3 साल बाद डाइवोर्स ले लेने का रीज़न क्या था। उन पे कई आरोप लगे हैं, क्या वो सच है, क्या उन्होंने जहर लेने का नाटक किया था। तेजू कहता है मेरी बहन अपनी जान खतरे में क्यों डालेगी। तेजू की वाइफ हायून को मैसेज करके बताती है हम यहाँ अपना काम शुरू कर दिए हैं। हायून हीजू को इशारों में वो मैसेज दे देता है। फिर हीजू कहती है बात रही हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तो कैसल ग्रुप हैंडल कर लेगी, बस थोड़ा वेट कीजिए, पब्लिक का रिएक्शन भी हैंडल कर लूँगी। मिस्टर इनप्योंग कहते हैं कि आपको ये सब इतना सिंपल लग रहा है, जिसमें हीजू कहती है मैं सब हैंडल कर लूँगी। दूसरी तरफ तेजू कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बताता है इसमें क्लियर लिखा हुआ है डाइवोर्स के बाद हीजू को अपने रॉयल स्टेटस के वजह से जो भी मिला होगा वो सब उसे छोड़ना होगा। ये कंडीशन तो आप सब ने पढ़ा ही होगा, और आप लोग को याद तो होगा कि जब उनका डेटिंग का स्कैंडल बाहर आया था तब रॉयल फैमिली इस शादी के अगेंस्ट थी। यहाँ तक कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग शादी कर लेंगे, पर उन्होंने हमें गलत साबित कर दिया क्योंकि वो लोग एक दूसरे के प्यार में थे। तभी एक रिपोर्टर कहता है फिर ये 3 साल बाद डाइवोर्स का क्या मतलब हुआ, जिसमें तेजू कहता है कि वो मेरी रिक्वेस्ट पर डाली गई थी। भले ही वो लोग एक दूसरे के प्यार में पागल है, लेकिन फ्यूचर कोई नहीं जानता। मतलब उसके शादी के दिन जो उसे किसी ने जहर दिया, इस वजह से वो तलाक लेने का फ़ैसला भी कर सकती है। और क्योंकि रॉयल फैमिली में डाइवोर्स का टैबू माना जाता है, इसलिए मैंने ही ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेने का सजेशन दिया था। और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल है क्योंकि इस पर स्टैम्प भी नहीं लगा हुआ है। मैं बस अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये सब में प्रिंस यानी बहुत नहीं है, इसलिए आप लोग उसे हेट मत कीजिए। तब ये बातें सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तेजू कहता है मेरे कारण पब्लिक को जो परेशानी उठानी पड़ी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर वो कहता है मैं देख रहा हूँ बहुत लोग मेरी बहन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि सब झूठे हैं। इस बार अगर किसी ने भी झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की तो मैं उन सभी चीज़ों की PDF बनाकर बाद में लीगल एक्शन लूँगा, इसलिए सोच समझ कर लिखिएगा जो भी लिखना हो। इतना बोलकर वो नीचे उतरकर अपनी वाइफ के साथ जाने लगता है। फिर हीजू का PR टीम अपना काम शुरू कर देता है और तेजू का इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाता है, जिससे लोगों के काफ़ी डाउट क्लियर हो जाते हैं। इनप्योंग कहता है बिना रॉयल सेक्रेटरी से बात किए आपने ये कैसे किया। हीजू कहती है आप चिंता मत कीजिए, हमने साफ साफ बोल दिया है कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ग्रैंड प्रिंस का कोई लेना देना नहीं है। बाकी अब जो भी कंट्रोवर्सी होगा उसमें मैं संभालूंगी, इसलिए हमारे डाइवोर्स को अप्रूव कीजिए और फिर मुझे इन्वेस्टिगेट कीजिए, जिससे ग्रैंड प्रिंस फिर से क्राउन का प्राइड बन जाएंगे। मिन पूछता है क्या ग्रैंड प्रिंस को ये मंजूर है। तभी यहाँ हेजोंग की तरफ देखता है, वो कुछ इशारा करती है। तभी वहाँ रॉयल सेक्रेटरी और कुछ मंत्री आ जाते हैं राजा का रॉयल कमांड लेकर, जिनके हाथ में था एक शाही फरमान, जो देखकर सब शॉक्ड में थे। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब यान उस रात अपने भाई के क्वार्टर में गया था, तब उसने अपने भाई को याद करते हुए कहा था कि मैं आपकी तरह नहीं जीऊँगा। फिर अपने रूम में जाकर एक बॉक्स ओपन करता है जिसके अंदर राजा के कपड़े थे। फिर वो यहाँ से लिटिल किंग से मिलने गया और उससे जाकर कहता है अब टाइम आ गया है, आप मेरा क्राउन मुझे वापस कर दो। प्रेजेंट में हम देखते हैं यान रॉयल सीक्रेट का मैसेज सुनता है जो कि लिटिल किंग यून के ऑर्डर थे। लिटिल किंग ने खुद एक रॉयल कमांड लिखवाया था कि वो अपने होशो हवास में राजगद्दी छोड़ रहा है और अपने अंकल को सौंप रहा है, इससे ग्रैंड प्रिंस ही होंगे नए किंग। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उन सब में सबसे ज़्यादा शॉक्ड इनप्योंग होता है। वो कहता है किंग ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनसे बात करूंगा बोल के वो किंग से मिलने जाने लगता है।
इस पर यान कहता है, क्या राजा के रॉयल कमांड को छोड़कर जाना चाहते हैं? तो वो रुक जाता है। मीटिंग खत्म होती है। यान और हीजू बाहर आते हैं। हीजू यान से बात करना चाहती है, पर यान काफ़ी गुस्से में था। वो कहता है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा था, इसलिए तुम डाइवोर्स लेना चाहती थी, पर आज मुझे बचाने के लिए सारी गलती खुद में ले रही थी। क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं था कि मैं हम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? हीजू उससे कहने जा रही थी, पर यान कहता है, तुम्हें तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं था। ये बोलकर वो चला जाता है। हीजू वहीं उदास खड़ी रह जाती है। जब क्वीन मदर को पता चलता है कि लिटिल किंग ने राजगद्दी छोड़ने का शाही फरमान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने अगला राजा यान को चुना है, ये सुनकर क्वीन मदर गुस्से से पागल हो जाती है। उनका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? कोर्ट लेडी बताती है कि प्रिंस ने इसे मना कर दिया है। क्वीन मदर कहती है कि वो बस एक फॉर्मेलिटी है, एक्सेप्ट करने से पहले 3 बार मना करना पड़ता है। इसलिए वो लिटिल किंग से बात करने के लिए किंग क्वार्टर की ओर जाने लगती है, लेकिन यून अपने रूम को लॉक कर चुका होता है। बहुत सारे सामान को दरवाजे के पास लाके रख देता है। लिटिल किंग को पता था कि वो आने वाली है। क्वीन मदर चिल्लाने लगती है, दरवाज़ा पीटने लगती है, जिससे यून काफ़ी डर जाता है। साथ में उसे पुरानी बातें भी याद आने लगती है, जब क्वीन मदर उसके पिताजी पर गुस्सा कर रहे थे, ये कहते हुए कि तुम यान को किंग कैसे बना सकते हो। और ये सारी बातें आज भी लिटिल किंग यून को याद है। क्वीन मदर अपने कोर्ट लेडी को ऑर्डर देती है कि यून के कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया जाए। इसमें यून की कोर्ट लेडी कहती है, ये किंग का क्वार्टर है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फिर क्वीन मदर कहती है, आग लगा दो अगर ज़रूरत पड़े तब तो उसे बाहर आना ही होगा। जिसे सुन के कोर्ट लेडी शॉक्ड हो जाती है। तभी मिन वहाँ आ जाता है, कहता है, चलिए मैं आपको आपके क्वार्टर तक छोड़ देता हूँ। क्वीन मदर गुस्से से कहती है कि मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई? मिन कहता है, अभी तो मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं है। सीन कट होता है, दोनों बात करने बैठे होते हैं। मिन कहता है, ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, जिसका ख्याल आपको रखना है। आखिर कब तक मैं रॉयल फैमिली के प्रॉब्लम्स ठीक करता रहूँगा? क्वीन मदर कहती है, इसका इफेक्ट तुम पे भी होगा, क्योंकि अगर यान राजा बन गया तो हीजू भी महारानी बन जाएगी, फिर वो हमेशा के लिए पैलेस में ही रह जाएगी। मिन कहता है, ऐसा नहीं होगा, अभी और 2 बार ग्रैंड प्रिंस को मना करना होगा। उससे पहले आपको ग्रैंड प्रिंस या लिटिल किंग दोनों में से किसी एक को रोकना होगा। उसके लिए जो भी आपको करना पड़े आप कीजिए। तब तक मैं हीजू को जहर देने वाला केस रोक के रखूँगा। क्वीन मदर कहती है, पर तुमने तो कहा था तुम उसे जाने दोगे। जिसमें मिन कहता है, हाँ, पर तब जब मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाए। इसलिए किसी भी तरह से यान को किंग बनने से रोकिए। क्वीन मदर कहती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तब वो कहता है, हाँ। फिर जब वो यहाँ से चला जाता है तो क्वीन मदर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हीजू को देखते हैं, जो कि यान को कॉल कर रही थी, पर वो रिसीव नहीं कर रहा था। यान के बारे में सोच कर उसे काफ़ी बुरा लग रहा था और वो रोने लगती है। तभी यहाँ हेजोंग आती है। वो उससे यान के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। हेजोंग बताती है कि वो पैलेस से बाहर चले गए हैं, जिससे हीजू को उसकी काफ़ी फिक्र होती है। वो उसे कॉल करती है, पर यान उसका कॉल भी पिक नहीं करता, तो वो उसे ढूंढने जाने की बात करती है, जिस पे हेजोंग उसे यहीं रहने को कहती है। हेजोंग कहती है वो और हायोन साथ में उन्हें ढूंढने जाएंगी। फिर वो वहाँ से बाहर आती है और हायोन से कहती है, हमें प्रिंस को ढूंढने जाना है। तब हायोन कंफ्यूज होकर पूछता है, आखिर प्रिंस यान कहाँ चले गए हैं? हेजोंग उसे बताती है कि जब दिन में प्रिंस ने उसे कॉल किया था, तब उन्होंने बताया था कि ऑर्डर के बाद वो अपने प्राइवेट रेसिडेंस में चले जाएंगे। हायोन कहता है, तुमने पहले मुझे ये सब के बारे में क्यों नहीं बताया? तब वो गुस्से में कहती है, तुमने भी तो मुझे हीजू के डाइवोर्स के बारे में नहीं बताया था। तब हायोन चुप हो जाता है। फिर ये लोग प्रिंस को ढूंढने के बजाय दोनों एक नदी के किनारे जाते हैं। यहाँ हेजोंग दोनों के लिए बियर लाती है। हायोन कहता है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तब हेजोंग पूछती है, तुम्हें यहाँ क्या पसंद आ रहा है? ये ड्रिंक, ये नदी, या फिर मैं? ये सुन के हायोन हैरानी से उसे देखने लगता है। हेजोंग उसे देख के स्माइल करती है, जिसे वो भी स्माइल करने लगता है और कहता है, ये तीनों ही। इधर हीजू यान को मैसेज और कॉल कर रही होती है कि वो ठीक है या नहीं, वो कहाँ पे है, लेकिन वो अभी भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। तब कोर्ट लेडी उसे बताती है, जिस दिन प्रिंस इस दीवार पे चढ़े थे वो काफ़ी खुश दिख रहे थे। बाद में मुझे पता चला था कि वो आपकी वजह से थे। मुझे आप दोनों पे पूरा भरोसा है कि आप दोनों बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और ये बात ग्रैंड प्रिंस भी जानते हैं। सो अभी पैलेस का गेट बंद होने में थोड़ा टाइम है, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। ये सुन के वो उसे हग करती है और भागकर बाहर जाती है। अपने कार में बैठती है और यान को मैसेज करती है कि मैं बीमार हूँ। तब यान तुरंत रिप्लाई करता है।
तब हीजू पूरे स्पीड में कार चला के उसके प्राइवेट रेसिडेंस पहुंच जाती है। यान कहता है, तुमने तो कहा था तुम बीमार हो। हीजू कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। यान कहता है, मैंने कहा था ना मैं कल वापस आ जाऊंगा। तब हीजू यान से अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करती है। वो उसे प्यार करती है ये बता देती है और जाके उसके गले लग जाती है। यान कहता है, किसी एक बात पर टिकी रहो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। हीजू कहती है, मुझे पता है तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें बचाने के लिए मैंने डाइवोर्स की बात की थी, इससे तुम मुझसे गुस्सा हो। फिर उसे किस करती है जिस पे यान कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो वो पूछती है, क्या तुम ये नहीं चाहते? यान कहता है, चाहता हूँ बोलकर उसे किस करने लगता है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हीजू उठती है तो यान को बेड में ना देखकर वो डर जाती है। तभी यान बाहर से आता है क्योंकि उसे पैलेस से कॉल आया था। यान हीजू को शांत करता है और बताता है, आज लिटिल किंग का दूसरा शाही फरमान आएगा। तीसरा शाही फरमान के मना करने तक वो उसे यहीं रहने को कहता है। हीजू को इसके बारे में पता नहीं था तो यान उसे बताता है कि फॉर्मेलिटी के लिए 3 बार मना किया जाता है और फिर हाँ कर दी जाती है। हीजू कहती है, पर तुम तो लिटिल किंग को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। यान कहता है, हाँ मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और फिर हीजू को बताता है, जिस दिन उसके भाई की डेथ हुई थी उससे पहले यून और यान ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। यान का बड़ा भाई उसे किंग बनाना चाहता है लेकिन क्वीन मदर इस डिसीजन से गुस्सा थी और काफ़ी चिल्ला रही थी, जिस सब से यून काफ़ी डर गया था। फिर जब यान अपने रूम में गया था तब कोर्ट लेडी यान के लिए किंग का भेजा हुआ एक गिफ्ट लेके आई थी। जब यान उसे खोलता है तो उसमें किंग का रेड ड्रेस था। यहाँ दोनों समझ जाते हैं यान का भाई उसे किंग बनाना चाहता था। तभी हायोन आके बताता है कि राजा के क्वार्टर में आग लग गई जिसमें उनकी डेथ हो गई। यान वहाँ जाता है। अपने भाई की डेथ बॉडी देखने के बाद उसे तुरंत लिटिल किंग को ढूंढने के लिए कहा। यान अपने भाई को नहीं बचा सका लेकिन वो अपने भतीजे को बचाना चाहता था। ये सब बताते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है, पर फिर अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका राजा बनने का डिसीजन सही है या नहीं। वो कहता है, कभी कभी उसे लगता है ये बस उसकी लालच है। हीजू उसे हग कर लेती है और कहती है, अपने करीबी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम लालची बन सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। पैलेस के बाहर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा था। तभी यान और हीजू पैलेस आते हैं तो कोर्ट लेडी उसे बताती है कि क्वीन मदर उसे बुला रही है। तो वो क्वीन मदर से मिलने चला आता है। यहाँ क्वीन मदर उससे कहती है कि किंग बनने से मना कर दो, जिसमें यान कुछ नहीं कहता। क्वीन मदर कहती है कि लिटिल किंग बस 8 साल का है। उसे बिना सोचे समझे ये फरमान जारी कर दिया क्योंकि वो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। यान कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, यून राजा बनने के काबिल नहीं है, ना वो बनना चाहता है, पर फिर भी आपने उसे एक कठपुतली की तरह राज सिंहासन पर बिठा रखा है और अपनी मर्जी उस पर ठोक रही है। वो कहती है, कठपुतली तो उसे तुमने बना कर रखा है। यान कहता है, हाँ मैंने उसे ये बनने दिया ताकि मैं उसके साथ उसके पीछे खड़ा रहा। अब मैं अपने भतीजे के सामने खड़ा रहूँगा। जो सुन के क्वीन मदर गुस्से में चिल्लाने लगती है। यान कहता है, आपको तो लिटिल किंग का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने खुद से राजा का गद्दी छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं आपको आपके गलत कामों के लिए सज़ा नहीं दूंगा। वो चिल्लाकर कहती है कि तुम अभी राजा बनना क्यों चाहते हो? मैंने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है, तुम भी तो कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ क्वीन मदर पियानो बजा रही होती है क्योंकि वो एक पियानिस्ट बनना चाहती थी। यहाँ से पता चलता है क्वीन मदर यान की क्लासमेट थी जिसके डैड ने यान के बड़े भाई के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी। वो कहती है अपने डैड के कहने पर उसने उसके भाई से शादी कर ली, जिसकी वजह से उसे अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा, अपना पूरा फ्यूचर छोड़ना पड़ा, इवन अपना प्यार भी छोड़ना पड़ा। इस लाइन से हमें पता चलता है कि क्वीन मदर हमेशा से यान को पसंद करती थी। प्रेजेंट में ये सब बताते हुए वो बहुत रो रही होती है। तभी यान कोर्ट लेडी को बुलाकर कहता है, क्वीन मदर की तबीयत खराब है, इसलिए 3 दिन तक कोई भी इनसे मिलने नहीं आएगा। बोल के वो वहाँ से चला जाता है। रात में क्वीन मदर अपने पिता से बात कर रही होती है। वो बताती है कि यून अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहा और यान ने भी मेरी बात मानने से मना कर दिया है। मैं अब 3 दिन तक किसी से मिल नहीं सकती हूँ। वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि लिटिल किंग को ना हैंडल कर पाने के लिए। वो कहते हैं अगर यान राजा बन गया तो वो हमें बर्बाद कर देगा। क्वीन मदर कहती है कि उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे सज़ा नहीं देगा। उसके डैड उससे कहते हैं तुमने उसकी बात पर यकीन है?
हमारे क्राइम्स छोटे नहीं हैं, पर तुम छोड़ो, आगे से सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वो पूछती है आप क्या करने वाले हो? वो कहते हैं कि तुम बस अपने क्वार्टर में सेफ रहना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। तभी उनसे मिलने कोई आता है जो कि प्राइम मिनिस्टर मिन था। अगले दिन यान तैयार हो रहा था क्योंकि आज आखिरी शाही फरमान का लिटिल किंग खुद यान को देने वाला था। इसके लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और खुश थे। हैजोंग उसे बुलाने आती है रॉयल सेक्रेटरी में कुछ फाइल्स को रिव्यू करने के लिए। जाने से पहले हीजू उसे कहती है कि वो उसका वेट करेगी। फिर यान अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। इधर लिटिल किंग अपनी मॉम से मिलने आता है, जहाँ क्वीन मदर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो कहती है अगर तुम अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करने वाले हो तो यहाँ से चले जाओ, जिसे यून रोने लगता है। क्वीन मदर कहती है तुमने मुझे निराश किया है। यहाँ पर यून रोते हुए बताता है कि मैंने उस दिन सब कुछ सुन लिया था और मुझे पता है पिताजी की आखिरी इच्छा क्या थी। जो सुनकर क्वीन मदर एकदम शॉक्ड हो जाती है। तब वो याद करती है कि जब वो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद यून को राजा की ड्रेस पहना रही थी तो वो क्यों मना कर रहा था। यहाँ प्रेजेंट में यून अपनी मॉम को हक कर लेता है और रोने लगता है और माफ़ी मांगता है कि उन्हें निराश करने के लिए। और आज क्वीन मदर भी अपने बेटे को हक करके काफ़ी रोती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फिर शाम को मिन पैलेस पहुंचता है। सिक्योरिटी चीफ उसे याद दिलाते हैं काउंसिल हॉल जाने का टाइम आ गया है। मिन कहता है कि अभी उसमें बहुत टाइम है। इधर क्वीन मदर परेशान हो रही थी कि उसके डैड क्या करने वाले हैं। ये सोचकर वो यान को कॉल करती है अलर्ट करने के लिए, पर यान उनका कॉल नहीं करता, पिक नहीं करता। तभी मिन उसे मैसेज करके कुछ बताना है बोल के काउंसिल हॉल बुलाता है। क्योंकि आधा घंटा टाइम था इसलिए वो हैजोंग से कहता है कि वो अभी काउंसिल हॉल से थोड़ी देर में आ रहा है। ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ क्वीन मदर कोर्ट लेडी को बुला के कहती है मैंने जिस लड़की को छुपाया था उसे पैलेस लेकर आओ। अब यहाँ किस लड़की के बारे में बात कर रही होती है ये हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हीजू हायोन थ्रोन हॉल जा रहे होते हैं, जहाँ लिटिल किंग यान को आखिरी फरमान देने वाले थे। सामने से रॉयल फैमिली इन पियोंग सब भी आ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से पैलेस में इन्हें ब्लास्ट की आवाज़ आती है। जो ब्लास्ट हुआ था काउंसिल हॉल में। तो हीजू और बाकी लोग भागकर काउंसिल हॉल की तरफ आते हैं, जहाँ हर तरफ आग लग चुकी थी। तभी हैजोंग भी भागते हुए यहाँ आती है। हैजोंग को यहाँ देखकर हीजू डर जाती है और जाके उससे पूछती है ग्रैंड प्रिंस कहाँ हैं, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो। हैजोंग सदमे में होती है, बताती है कि ग्रैंड प्रिंस काउंसिल हॉल में थे। जो सुन हीजू और बाकी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। हीजू पूरा डरी होती है और ये एपिसोड यहीं एक बड़े सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।